यह है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहे हैं अ रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4 √2 मीटर। रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं ना, 2 साइड सेम होती हैं, 2 साइड सेम होती हैं। तो एक साइड हमारे पास इतनी है और एक साइड हमारे पास इतनी है। अब हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। पहले हमने ट्राइंगल का फाइंड किया था, अब रेक्टेंगल का फाइंड करना है। तो दोनों के फार्मूलाज थोड़े से चेंज होते हैं। यहाँ पे हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने वाला फार्मूला लगाना है। दूसरा यहाँ पे हमें उन्होंने बता दिया है कि जो एरिया हमारे पास होगा वो इस फॉर्म में आना चाहिए। 5 हमें पहले बता दिया है और जो a + b है ये हमें फाइंड करना है। और उन्होंने कहा है कि a और b की वैल्यू हमारे पास इंटीजर होनी चाहिए। इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है, इस तरह से 2 साइड्स बड़ी होती हैं, 2 साइड्स छोटी होती हैं। यहाँ पे हमें ये नहीं बताया कि ये वाली हमारे पास इस साइड की लेंथ है या इस साइड की लेंथ है, और ना इसका बताया है। तो हम अपनी मर्ज़ी से इसको जो है अपनी मर्ज़ी से L कह देते हैं और इसको ब्रेथ कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लेट, जो हम लेंथ ले रहे हैं, लेंथ हमारे पास ये है लंबी वाली। ठीक है, इसको हम क्या ले रहे हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L। लेंथ को L से शो करेंगे ना। ये हमारे पास क्या है, 2 + √18। ये हमने अपनी मर्ज़ी से ले लिया क्योंकि उन्होंने बताया नहीं था। और जो हमारे पास विड्थ है वो हम ये वाली ले लेंगे। तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू W। विड्थ है तो W से शो कर दिया। ये हमारे पास कितनी है, 5 - 4 √2 मीटर। अब हमें पता है, वी नो डैट के एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये फार्मूला लिख रही हूँ मैं, क्या होता है, A = लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ट्राइंगल में क्या था हमारे पास, यहाँ पे 1/2 भी आ रहा था, लेकिन रेक्टेंगल के फॉर्मूले में नहीं आता। यहाँ पे हमने सिर्फ एरिया, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देना होता, तो हमारे पास एरिया आ जाता है। तो अब यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पे A आ जाएगा। लेंथ हमने कितनी अज्यूम की है, ये वाली अज्यूम की है, तो लेंथ की जगह पे हम ये लिख देंगे 2 + √18। उसके बाद फॉर्मूले में हमारे पास मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दिया। विड्थ हमें दी हुई है ये वाली, तो ये लिख देंगे यहाँ पे 5 - 4 √2। अब हमें आंसर जो है किस फॉर्म में लेकर आना है, इस फॉर्म में। तो हमें रूट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो ये हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं इन्हें ब्रेक करना पड़ेगा। तो इन्हें ब्रेक करते हैं। A = 2, इसको मल्टीप्लाई ब्रेक कर देते हैं 9 × 2 में, क्योंकि 9 × 2 भी हमारे पास 18 होता है। तो इसको हमने ब्रेक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई ब्रैकेट 5, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 हमारे पास 4 होता है, तो इसको भी हमने ब्रेक कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे वापस से सेम चीज़ आ जाएगी। इससे जो रूट से बाहर निकल सकता है उसे बाहर निकाल लेंगे, ये 2 हो जाएगा। प्लस 9 का रूट हमारे पास क्या होता है, 3 होता है। 3 × 3 = 9 होता है ना, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब रूट निकाल लिया तो ये उससे बाहर आ जाएगा, और 2 का हमने कुछ भी नहीं किया तो ये अंदर ही रहेगा। फिर मल्टीप्लाई, अब जो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है 2 × 2 अपॉन में √2, तो इसकी एक चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू हो, ठीक है, जैसे कि ये 2 है, और नीचे डिवाइड में एक और वैल्यू हो, सेम हो, जो ऊपर हो वही नीचे हो, तो ये देखिए ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, और नीचे वाली पर रूट लगा हुआ हो, तो वो हमारे पास एक दफ़ा लिख देते हैं √2 में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। जो हमारे पास ये वाली चीज़ है ना, इसकी जगह पे हम सिर्फ √2 लिख देंगे, और जो ये वाला 2 है ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे आ गया ब्रैकेट 5 - 2 और यहाँ पे √2। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। ये वाला पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। कैसे, पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर दोबारा से 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक और आंसर आ जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर दोबारा से इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। 2 × 5 हमारे पास 10 होता है। A = 2 × 5 = 10 होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास माइनस की साइन आ रही है ना, -2 √2, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। 2 और बाहर वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 × 2 = 4
और जो हमारे पास रूट में वैल्यू है वो सेम एज इट इज़ रहेगी। उसके बाद हमारे पास क्या है 3/√2, इसके साथ प्लस की साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 5 15, और रूट की वैल्यू ऐसे ही रहेगी। जो चीज़ सेम होती है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो नहीं होती है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर यहाँ पे रूट सेम होता है तो हम रूट को मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमारे पास नंबर सेम था तो नंबर को मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद देखें -2/√2 के साथ माइनस की साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें रूट भी है और नंबर भी है, तो रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को नंबर से करेंगे। 3 2 हमारे पास 6 हो जाएगा और 2 2 हमारे पास 4 हो जाएगा। अब देखें ये ऐसे ही रहेगा, 10 भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखें इसके साथ भी 2 रूट है, यहाँ पे भी 2 रूट है, तो इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर की आएगी। 15 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 11 और √2 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे -6 और यहाँ पे 4 का रूट हमारे पास क्या होता है 2 होता है, 2 2 4, तो इसको बाहर निकाल के लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब क्या होगा 10 + 11 √2 -6 2 12। अब हमारे पास क्या हुआ, ये और ये वाला नंबर सेम है तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 12 के साथ माइनस की साइन है, 10 के साथ प्लस की साइन है, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर की आएगी, 12 बड़ा है, और 12 में से 10 को माइनस करेंगे 2 आंसर आ जाएगा। प्लस ये हमारे पास बच गया है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि इसके साथ रूट है और इसके साथ नहीं है। तो हमारे पास जो एरिया आया है ट्राइंगल रेक्टेंगल का वो है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ -2 + 11 √2 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें यही कहा गया था ना कि यहाँ पे a + b √2 आंसर आना चाहिए। तो ये देखें ये हमारे पास हो गई a की वैल्यू -2, ये हो गई b की वैल्यू 11 और ये √2। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ चुका है। अब इसका करते हैं 4th क्वेश्चन। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसे 2 नंबर्स बताएं जिनको जब हम प्लस करें तो हमारे पास 68 आंसर आए और जब माइनस करें तो 22 आंसर आ जाए। तो ये एक तरह से वो जो पहली वाले क्वेश्चन नहीं होते, ये उस तरह का क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड करने हैं कोई ऐसे नंबर जिनको प्लस करने पे 68 आ जाए और माइनस करने पे 22 आ जाए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो गिवन है। सम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए 68, और डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, डिफरेंस का मतलब माइनस है, तो हमारे पास 22 आंसर आना चाहिए। अब हमें नंबर तो नहीं पता ना कि वो दोनों नंबर कौन से हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे ये आएगा, तो हम उन्हें सपोज कर लेते हैं कि लेट x एंड y बी इक्वल। अब जो हमें कंडीशन दी हुई है बाय गिवन कंडीशन, सम हमारे पास किस तरह से होगा x + y = 68। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी नंबर रखेंगे प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और इसी तरह डिफरेंस, इन्हीं 2 नंबर्स को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 22 आंसर आएगा। ये 2 अलग अलग नंबर नहीं है, ये वही सेम नंबर है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, x + 5 = 68, x - y = 22। अच्छा, इक्वेशंस को प्लस या माइनस करने का क्या तरीका होता है, यहाँ पे हमने ऐड करना है ना। तो देखें यहाँ पे क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। तो 1 में 1 प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, और यहाँ पे देखिए हमारे पास प्लस और माइनस डिफरेंट साइन है ना, तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है। 1 में से 1 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद 68 और 22 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 90। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आया है 2x = 90। ठीक है, अब देखें हमें x की वैल्यू निकालनी है। पहला नंबर हमारे पास x था ना, दूसरा y था, x की हमारे पास आ चुकी है। अब x की निकालनी है तो फिर ये 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है,
इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में कोई साइन नहीं है ना। जब ये इक्वल्स टू के इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 90/2। अब ये एक टेबल में आते हैं तो इनको कैंसिल कर देंगे। 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 4 = 8 हो जाएगा। 9 में से 8 माइनस करेंगे, 10 बचेगा, 1 बचेगा। तो ये 1 गया 10 और 2 × 5 = 10 हो जाएगा। 45 हमारे पास इसका आंसर आया है। अगर आपको इस तरह से कटिंग समझ नहीं आती तो आप यूँ करके डिवाइड भी कर सकते हैं। 4 × 8 होता है, 1 बचा, 0 को नीचे लिखा, 5 × 10 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो नंबर था x वो आ चुका है 45। अब दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू रख देंगे। 2 इक्वेशन है ना हमारे पास, तो हम रख लेते हैं पुट 45 इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं हम। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x + 1 x + y = 68। x हमारे पास क्या है 45 है ना, प्लस y = 68। अब देखें y की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो 45 को हम इस साइड पे ले आएंगे। 45 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना y से, प्लस की साइन है बीच में। इस साइड पे जब आएगा तो माइनस का हो जाएगा। y यहाँ पे अकेला रह गया, ये हो गया 68। 45 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अब जब 45 में से 68 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23। ये हमारे पास y की भी वैल्यू आ गई। अब ये 2 नंबर हैं जिन्हें हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 68 आएगा, माइनस करेंगे तो 22 आएगा। 45 और 23। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 रिक्वायर्ड नंबर्स आर 45 एंड 23 आंसर। अब करते हैं इसका क्वेश्चन 5। अच्छा, ये है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहे हैं कि लाहौर का वेदर 2024 में गर्म हो गया था। टीवी न्यूज़ ने हमें रिपोर्ट किया था कि टेम्परेचर हमारे पास 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए टेम्परेचर को फाइंड करना है फ़ारेनहाइट स्केल में। सेंटीग्रेड में हमें दिया हुआ है, इसी टेम्परेचर को हमने फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं। टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड कितना दिया हुआ है हमें, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर्मूला हमें उन्होंने क्या दिया है, फॉर्मूला हमारे पास है फ़ारेनहाइट = 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट उसके बाद = ये फॉर्मूले में दिया हुआ था 9/5, फिर मल्टीप्लाई। अच्छा, सेंटीग्रेड हमारे पास कितना दिया हुआ था, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, 48, फिर प्लस और 32 हमारे पास फॉर्मूले का है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फ़ारेनहाइट ऐसे ही आ जाएगा, = 9 और 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.8। बाकी सब वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई 48 प्लस 32। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1.8 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 86.4 आ जाएगा, प्लस 32। और फिर जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 118.4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हमें उन्होंने कहा था कि सेंटीग्रेड के स्केल को, जो कि हमारे पास 48 आ रहा था, उसे चेंज कर देना है फ़ारेनहाइट में। तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल में 118.4 होता है। अब चलते हैं इसके 6th क्वेश्चन की तरफ। ये रहा इसका 6th क्वेश्चन। इसके अंदर कह रहे हैं द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड द सन इज़ 72। कह रहे हैं कि फादर की एज और सन की एज को जब प्लस किया जाए तो हमारे पास 72 आंसर आ रहा है। ठीक है, लेट सपोज फादर की एज होगी 40 और सन की एज होगी 36। तो जब उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 72 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से है। उसके बाद क्या है कि 6 साल पहले फादर की एज 2 टाइम्स थी सन की एज से। तो हमें सन की एज पता करनी है कि उसकी कितनी थी 6 साल पहले। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है हम वही सब लिख लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे फादर की एज और ना ही सन की एज गिवन है।
ठीक है, हमें सिर्फ ये बताया कि जब उनको प्लस करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो हम खुद से सपोज कर लेते हैं कि फ़ादर की एज हमारे पास x है और सन की एज हमारे पास y है। और फिर कंडीशन के मुताबिक क्या है कि जब हमारे पास x और y को प्लस करेंगे तो हमारे पास 72 आएगा, यानी कि फ़ादर और सन की एज को प्लस करेंगे तो 72 आएगा। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे 6 साल पहले, ये भी हमें क्वेश्चन में बोला था कि 6 साल पहले फ़ादर की एज, जाहिर सी बात है 6 साल पहले है तो फिर 6 साल एज कम ही होगी उनकी, तो उनकी अभी की एज से 6 साल को माइनस कर देंगे, यानी कि 6 को माइनस कर देंगे। इसी तरह सन की भी जो अभी एज है उस एज से 6 को माइनस कर देंगे। अभी हमें एज तो पता नहीं है तो XY लिखा हुआ है उसकी जगह पे। फिर कंडीशन के मुताबिक फ़ादर की एज 6 साल पहले 2 टाइम्स थी सन की एज से, तो यहाँ पर लिख दी फ़ादर की एज 6 साल पहले की ये, उसके बाद इक्वल्स टू 2 टाइम्स थी, तो 2 फार्मूले का ही है, यहाँ पे कंडीशन का इधर आ गया। और सन की एज हमारे पास 6 साल पहले y-6 थी। उसके बाद क्या करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा x-6 यहाँ पे इक्वल्स टू, और ये 2 जो है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 2y से 2y हो जाएगा, फिर माइनस की साइन है माइनस आ गया, 2 6 12 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास 6 को और 12 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -6। माइनस इसके साथ क्यों आया, क्योंकि 12 के साथ माइनस की साइन थी, बड़े नंबर की साइन आती है, और 6 के साथ प्लस की थी, तो डिफरेंट साइन हम माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा x-2y जो कि ऐसे ही था। उसके इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 से, ताकि हमें उनकी प्रेजेंट एज पता चल सके। तो यहाँ पे ये लिख दी हमने इक्वेशन नंबर 1, ये लिख दी इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस जब हमने करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली हमारे पास इक्वेशन होती है ना, उसकी साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लस है ना, कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे माइनस आ गया। यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो इसको हम कर देंगे प्लस, यहाँ पे हमारे पास माइनस है, इसको भी कर देंगे प्लस, और फिर ये वाली साइंस हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, इन्हें हम शो नहीं करेंगे, फिर हम इनको साइन को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस की साइन है, यहाँ पे माइनस की साइन है, डिफरेंट साइन है, माइनस होगा, 1 में से 1 गए, कुछ भी नहीं बचा, कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस प्लस, तो यहाँ पे 1, 2 में 1 प्लस किया तो हमारे पास 3y आ गया। फिर इक्वल्स टू 72 में 6 प्लस करेंगे 78 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास 3y इक्वल्स टू 78, इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या होगा कि हमें y फाइंड करना है। 3 हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है, 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसको हम इक्वल्स टू के इस साइड पे ले आएंगे, और जब भी कोई वैल्यू इक्वल्स टू के दूसरी तरफ को जाती है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है, और अगर वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती है तो फिर जो मतलब उसका अपोजिट आ जाता है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 और 78 एक टेबल में आते हैं, तो इसकी कटिंग कर देंगे। 3 1 3, 3 2 6। उसके बाद 7 में से 6 माइनस करेंगे, 1 बचा, 1 इसके दे दिया, ये 18 बन गया। अब 3 6 18 होता है, 6 इधर आ गया, और ये 1 नीचे से कैंसिल हो गया, 26 आंसर। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आता तो ये देखें 3 78, 3 2 हमारे पास होता है 6, 1 इधर आ गया, 8 नीचे लिखेंगे, 3 6 18। ठीक है, y का आंसर आ गया हमारे पास 26। अब हमें सन की एज तो पता चल गई कि अभी उसकी एज कितनी है। अब फादर की एज पता करेंगे, तो हमने क्या करना है कि सन की एज को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो फादर की एज आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, x + y = 72, तो y की जगह हमने रख दी 26 क्योंकि सन की एज है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 26 को हम इस साइड पे ले जाएंगे। अब यहाँ पे 26 देखें, यहाँ प्लस हो रहा है, तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। 72 में से 26 माइनस करेंगे, 46 आंसर। अब ये फादर की एज है, जो अभी उनकी एज है, प्रेजेंट एज, और ये सन की एज है। अब हमें 6 साल पहले का करना है, तो 6 ईयर्स अगो, यहाँ पे देखें सन की एज 6 साल पहले, सन की एज 6 साल पहले कितनी थी, वाई अभी की एज से 6 साल माइनस कर देने थे, तो इक्वल्स टू अभी उसकी क्या एज है, 26 थी ना, 26 हमने निकाली है, तो वाई की जगह 26 लिख दिया, माइनस का 6 आ गया। 26 में से 6 को माइनस करेंगे, 20 आंसर। 6 साल पहले उसकी एज 20 थी। अब फादर की एज निकालेंगे, y-6, अभी उनकी एज 46 थी, माइनस कर देंगे 6 को, तो आ गया 40। तो ये उनकी 6 साल पहले की एज आ गई जो हमें फाइंड करनी थी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कह रहे हैं मेरा अबाउट आर टॉय फॉर रुपीज़
1500 and sold for rupees 1520. What was the profit percentage? यहाँ पे कह रहे हैं कि मिरहा ने एक टॉय ख़रीदा 1500 का और उसको सेल कर दिया 1520 में, तो हमें उसकी प्रॉफिट परसेंटेज पता करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज पता करने के लिए पहले हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे वैसे तो हमें पता चल ही रहा है कि यहाँ पे हमें 20 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हमें इसको सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है वो लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है 1500, इसको हम CP से शो करेंगे, C से कॉस्ट, P से प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है 1520, इसको SP से शो करेंगे। अच्छा, अब हमें प्रॉफिट निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। तो लिखा द प्रॉफिट अमाउंट इक्वल्स टू SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है 1520 और कॉस्ट प्राइस क्या है 1500, दोनों को माइनस किया, हमारे पास आ गया 20 रुपीज़ का प्रॉफिट। अब हमें इसकी परसेंटेज फाइंड करने का कहा गया है क्वेश्चन में। तो अब इसका क्या फार्मूला होता है, हमारे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, इसको ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 20 रुपीज़ का और कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1500 मल्टीप्लाई बाय 100% फार्मूले का है। अब देखें हमारे पास 1500 नीचे है, 100 ऊपर है, ऊपर नीचे है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दो ज़ीरो को इन दो ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ 1 और परसेंटेज बचा है, 1 तो लिखते नहीं है, परसेंटेज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये देखें, 0 कैंसिल कर दिया, 20 आ गया, नीचे 15 आ गया, यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज बच गई। अब 15 और 20 एक टेबल में आते हैं, इसको कैंसिल कर देंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, इस तरह से भी डिवाइड। उसके बाद क्या करेंगे, 3 और 4 बचा ना हमारे पास ऊपर नीचे, तो अब क्या करेंगे, 3 को यहाँ रखेंगे, 4 को अंदर, 3 1 ज़ा 3, नीचे बचेगा 1। उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ऊपर 1.333, ये चलता रहेगा। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास आ चुकी है 1.33%। परसेंटेज यहाँ से मल्टीप्लाई होकर इसके साथ आ जाएगी। ठीक है, अब इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर कह रहे हैं कि तैयब की एनुअल इनकम हमारे पास 9,16,000 थी, जिसके अंदर से उसकी एग्जाम्प्ट हो जाती थी 1,30,000। तो पूछ रहे हैं कि उसको कितना टैक्स देना पड़ता था एट द रेट ऑफ 0.75%। ठीक है, पहले जो हमें गिवन है पहले वही लिखेंगे। अमाउंट ऑफ इनकम दी हुई है, सबसे पहले हमें कितनी है, ₹9,60,000। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट दी हुई है, जो कि हमारे पास है 1,30,000। फिर टैक्स रेट दिया हुआ है, वो कितना है 0.75%। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, हमें पता है, वी नो डैट, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर कि टैक्सेबल अमाउंट का फॉर्मूला लिखना है। टैक्सेबल अमाउंट, इसका क्या फॉर्मूला होगा, एनुअल अमाउंट में से, इनकम में से हम माइनस कर देंगे एग्जेम्प्टेड अमाउंट को। ठीक है, तो कितनी है, 9,60,000 माइनस 1,30,000। अच्छा, जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी, जो कि हमारे पास है 8,30,000 आ चुकी है हमारे पास टैक्सेबल इनकम। अब हमें फाइंड करनी है इसकी टैक्स की अमाउंट फाइंड करनी है। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, टैक्स अमाउंट इक्वल्स टू 0.75% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ठीक है, टैक्सेबल इनकम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, देखें 0.75। अच्छा, यहाँ पे देखिए परसेंटेज का निशान लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड में 100 हमारे पास आ रहा है, तो इसको रिमूव करके हम डिवाइड में 100 लिख देंगे। और यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। और टैक्सेबल इनकम हमारे पास कितनी है, 8,30,000। ये यहाँ पे देखें पॉइंट में आ रहा है, तो इसको हम पहले सिंपल नंबर में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे कि यहाँ पे देखें 0.75 है ना, तो पॉइंट के नीचे मैंने आपको बताया था 1 लगा देते हैं। ठीक है, और जितने नंबर हो उतने 0 लगा देते हैं। तो
ये नीचे बन गया 100, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 75 बन गया। 100 हमारे पास परसेंटेज का है और 100 हमारे पास पॉइंट रिमूव करने वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 75 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100, एक परसेंटेज का और एक जो हमने डेसिमल रिमूव किया है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 830000। अब क्या होगा, ये 2 ज़ीरो है ना, इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। नीचे हमारे पास 1 बचा, 1 तो लिखते ही नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 75 मल्टीप्लाई बाय 83 बचा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टैक्स अमाउंट आ जाएगी ₹6225। ठीक है, 6225 ये हमारे पास आ चुकी है टैक्स अमाउंट। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब इसको थोड़ा वर्डिंग में करके लिखेंगे किस तरह से। 10 तैयब will pay us of ₹6225। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि हमें 14% को देखते हुए के रेट को देखते हुए 375 100 के ऊपर एक साल में कितना कंपाउंड मार्कअप लगेगा वो फाइंड करना है। तो जो हमें पहले क्वेश्चन में गिवन है पहले वो लिखेंगे हम। प्रिंसिपल अमाउंट इसको हम शो करेंगे P से। ये हमें कितनी दी हुई है, ₹375,000। उसके बाद टाइम हमें कितना दिया हुआ है, एक साल का। टाइम इक्वल्स टू T, इसे T से शो करेंगे स्मॉल t से। ये हमें दिया हुआ है 1 ईयर का। रेट हमें कितना दिया हुआ है, रेट शरह होती है, ये हमें दिया हुआ है, इसे हम शो करेंगे कैपिटल R से और ये हमें दी हुई है 14%। अब हमें पता है वी नो डैट, ये फॉर्मूला लगाने से पहले हमें लिखना होता है वी नो डैट। हमें पता है कि P कंपाउंड मार्कअप मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड मार्कअप आ जाएगा। ये हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट 375,000। टाइम है हमारे पास 1 और रेट हमारे पास है 14%। 14 में यहाँ पर देखिए परसेंटेज आ रहा है, इसकी भी परसेंटेज रिमूव करके यहाँ पे हम लिख देंगे 100। ठीक है, 14 1 जा 14 ही होता है तो इसको 1 को हम काउंट ही नहीं करेंगे। यहाँ पे देखें 2 ज़ीरो है, ऊपर वाले 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 375 एक ज़ीरो बच गया है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 14 1 जा 14 ही होता है तो 1 कैंसिल हो गया। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है ₹52 और 500। मार्कअप जो कि हमें फाइंड करना था इसे वर्डिंग में लिख लेंगे। 10 कंपाउंड मार्कअप इज़ ₹500। ठीक है, ये हो गया आंसर। बॉक्स पे करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज 1.3। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसको देख के अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी कर सकें। कल इसका हमें सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, तो मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।